हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के लिए होते हैं, जो राज्यसभा के लिए होते हैं, वो सबको हमें डिटेल में पढ़ लिया था और उसके अंदर हमने 89 से लेके 100 तक आर्टिकल्स को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अब हम देखने वाले उसके आगे के आर्टिकल्स जो कि हैं आपका 101 से लेके टोटल 108 तक। आज हम कहाँ से कहाँ देखने वाले हैं? 101 से लेके 108 तक आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके ऐसे थे कि सर आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, उसके कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी हैं। तो हाँ, वो इंक्लूड हो चुकी हैं। जैसे कि किसी भी सदस्य को निकालना हो तो उसकी स्पेसिफिक कलम में, उसको स्पेसिफिक आर्टिकल में उसका प्रावधान दिया हुआ है। जिस तरीके से ये है आर्टिकल नंबर 101, 2, 3 और 4, इसके अंदर क्या दिखाया गया, इसके अंदर स्पेसिफिक बताया गया है कि किस तरीके से मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था, क्या देखा था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी इंसान को डिस्क्वालीफाई करना है ना, मेंबर्स को या फिर पार्लियामेंट हाउस में किसी को भी डिस्क्वालीफाई करना है, किसी भी रीज़न से डिस्क्वालीफाई करना है, खाली इतना पढ़ लो कि प्रेसिडेंट को किस किस रीज़न से निकाला जा सकता है। उतना पढ़ लोगे ना, मतलब आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, सारी की सारी इस चीज़ को फॉलो करती हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। क्लियर? यहाँ पे आपको खाली पढ़ना एक ही चीज़ को है, जो कि आपका मेन होगा 104, जो कि आपका मेन होगा। बाकी ये सब सिंपल है। क्या है? पहला है वैकेंसी ऑफ द सीट्स, मतलब कि सिंपल सी बात है कि सीट्स के ऊपर हमेशा जो सीट में क्वालिफाई करेगा वही इंसान बैठेगा, बाकी इंसान में बैठ सकता नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, मतलब अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसकी उम्र उस पद के लायक नहीं है, जैसे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए बट आपकी उम्र 24 साल है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आप उस मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये प्रावधान है। सेम राज्यसभा के लिए भी आपको 30 साल चाहिए, आपके 30 साल नहीं हुए तो आप डिस्क्वालीफाई उस चीज़ से हो जाओगे। या फिर अगर आपने किसी एक जगह पर ओहदा ऑलरेडी संभाला हुआ है, अगर आप ऑलरेडी लोकसभा के मेंबर हो और आप क्वालिफाई कर जाते हो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, तो आपको दोनों में से किसी एक पद को निकालना पड़ेगा, किसी भी एक पद को आपको छोड़ना पड़ेगा किसी भी रीज़न से, अब वो भी इसमें कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब आपने इसको निकाल दिया। ठीक है, पहले में क्या था कि आपको दोनों सीटों को प्रॉपर तरीके से बांटना है, आपको प्रॉपर सीट पे बैठना है और अपनी ही सीट पे बैठना है। ऐसा नहीं कि आप राज्यसभा के मेंबर बन चुके जाके लोकसभा में बैठ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? आपको राज्यसभा के मेंबर बताया गया, मतलब आपको राज्यसभा के अंदर ही बैठना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्लियर? ऐसा नहीं आपका मन किया और आपने जाके सेंट्रल में जाके अपनी बैठक बना ली। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, आपको स्पेसिफिक सीट दी गई है तो आपको स्पेसिफिक सीट पे जाके ही बैठना है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया आप चलते चलते निकल गए, वह किसी का बाप का घर नहीं है। ठीक है, वो सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पे आपको सीट आपने वो जीती है, आपको मिली है, तो आप उसकी मर्यादा में रहिए। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सीट मिलती है आपको उसी सीट पे काम, जो कुछ भी काम करना है आपको उसकी सीट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। क्लियर? दूसरे में क्या है कि अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है, आपने इनडायरेक्टली पूरे देश को सी बना दिया, ठीक है, और आप वहाँ जाके क्वालिफाई कर गए, बट सपोज कि अगर वहाँ आपका भंडा फूट गया तो क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सिंपल सी बात है। क्लियर? अब आता है तीसरे में। तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे में ये कहा गया है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई किस रीज़न से हुआ है, उसको क्वेश्चन आंसर्स के लिए, डिस्कशन के लिए बुलाया जाए। ठीक है, किस रीज़न से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, उस इंसान का खाली प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा ऐसा है, इसको निकाल दो। बट आर्टिकल नंबर 103 में क्या कहा है, 103 में क्या कहा है कि उस इंसान को पूछो, उस इंसान को बुलाओ, उस इंसान ने किस रीज़न से किया है वो जांच पड़ताल करो, उसके ऊपर डिस्कशन करो, उसके बाद साले को डिस्क्वालीफाई करो। इसमें क्या दिया है कि सारे प्रावधान दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया है कि उस इंसान को बुलाओ, उसके डिस्कशन करो, उसके क्वेश्चन आंसर करो, उसको पूछो कि साले से क्यों किया तूने। ठीक है, वो पूरा डिस्कशन होने के बाद बंदे को निकाल दो, प्रेम से निकाल दो। ठीक है, प्यार से निकालो, कुछ नहीं बोलेगा बेचारा। ठीक है, अब आता है पेनल्टी लगाते हैं। कितने रुपए की? 500 रुपये की। कितने? 500, 100, 200, 300, 400 और 500, 500 रुपीज़ ओनली। ठीक है, किस रीज़न से? अगर वो बेफालतू का सेटिंग, मतलब बेफालतू का सेटिंग मतलब वो कहीं पे जाके बैठ गया, राज्यसभा का या फिर लोकसभा का मेंबर नहीं, अब जाके उसका मन किया वो बैठ गया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वहाँ जाके उसने फालतू वोटिंग किया तो भी लगेगी। वहाँ जाके उसने ओथ लिया फालतू का तो भी वोट लगेगा। वोट मीन्स कि पेनल्टी उसको लगेगी लगेगी लगेगी। क्लियर? मतलब बेफालतू का अगर आपके पास का उसकी पावर नहीं है तो उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंपल रीज़न है।
ओके, ऐसा नहीं होता कि मेरे बाजू वाले का नेबर में कोई अगर IPS दर्जे का इंसान रहता है तो मैं उसके हुद्दे का यूज़ करके पूरे के पूरे शहर के अंदर कुछ भी करता रहूँ, कोई भी क्राइम करता रहूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर उनका बेटा है, कोई है, उनका खुद का एक सन होगा तो उसके पावर का यूज़ कर सकता है, हालांकि यूज़ करना भी नहीं चाहिए, पर करते हैं आजकल यहाँ पे लोग। यहाँ तो लोग सरपंच के बेटे होकर भी पूरे गाँव को या पूरे देश को हिला लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ उसके अगले आर्टिकल्स के ऊपर। आगे अगले आर्टिकल में क्या किया है, पावर, प्रिविलेजेस एंड द इम्यूनिटीज़। क्या है, पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। अब इसके ऊपर से आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि भाई उनको कुछ पावर्स दी गई है। किस तरह की पावर्स दी गई है? 105 के अंदर ये कहा गया है कि जितने भी आपके PM मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं आपके, जितने भी दोनों हाउसेस के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं आपके, जितने भी लोग हैं, टोटल कुछ मिला के 790 होते हैं। कितने होते हैं? 790, दोनों हाउसेस के मेंबर्स को इंक्लूड करने के बाद। उनको क्या है, पावर है, प्रिविलेज है। किस चीज़ में? कि वो किसी भी चीज़ में उनके ऊपर केस नहीं होगा। बट हाँ, केस किस चीज़ में नहीं होगा? जो बातें अगर आपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो कुछ भी डिस्कशन के दौरान कुछ भी बोला है, किसी को क्रिटिसाइज किया है, कुछ भी किया है, तो उसके ऊपर आपका कोई भी केस नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? उसमें यह कहा गया है कि अगर वो चीज़ें आपने अपने आवेश में आके अपने मानसिक संतुलन को खोने के बाद वो चीज़ की हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे आपसे वो चीज़ें गलती होना अनिवार्य है। इसलिए आपको चीज़ की पावर दी जाती है, आपको प्रिविलेज दिया जाता है कि आपके ऊपर वो केसेस नहीं किए जाएंगे। क्लियर? ये आपका दिया हुआ किसमें? 105 में। 106 में क्या है? सिंपल सी बात है भाई, सैलरी और अलाउंस। हर डिपार्टमेंट, हर इंसान किसके लिए काम कर रहा है? सैलरी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। याद रखना, ज़िंदगी का जीने का तब मज़ा सबसे ज़्यादा आएगा कि जिस दिन तुम्हारी खाते के अंदर, जिस दिन तुम्हें वो लव यू के मैसेज से ज़्यादा प्यारा तुम्हारा सैलरी का मैसेज लगने लगे ना, समझ जाना कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम मैच्योरिटी की स्टेज पे आ चुके हो। जिस दिन तुम्हें अपने लव यू के मैसेज से ज़्यादा सैलरी का मैसेज प्यारा लगे ना, उस दिन समझ लेना कि तुम एक मैच्योर इंसान बन चुके हो। अब तुम्हें ज़िंदगी का जीने का मकसद तुम्हें पता है कि अब तुम्हें ज़िंदगी जीने क्या करना क्या है, ठीक है। तो इस लव यू के चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में पड़ जाना, लाइफ में ना बहुत मज़ा आएगा। क्लियर? ये हो गया आपका सैलरी, अलाउंस। 1 से लेके 106 तक पूरा डिटेल समझ चुके हैं। अब देखते हैं जो हमारी जो मेन 2 आर्टिकल्स हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा मथाकुट है ना, सारी की जितनी चीज़ें होती हैं शुरू यहीं से होती है, कन्फ्यूजिंग है शुरू, ठीक है। अब आते हैं 107, इंट्रोड्यूसिंग एंड द पासिंग ऑफ बिल प्रोविजंस। बिल को किस तरीके से पास किया जाता है, कितने प्रकार के बिल होते हैं, किस तरीके से उनको चलाया जाता है, ठीक है, वो सब हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। 108, 109, 110, 111 सारे के सारे आपके बिल के प्रावधान ही हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ बिल ही है, ठीक है। एक बार बिल को पढ़ लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके डाउट्स यहीं से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ध्यान से पढ़ो तो, ठीक है। पहली बात कि कोई भी बिल बनाने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके पहले हमारी क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर जी, ठीक है, BR अम्बेडकर जी थे। जिस तरीके से उन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया था उससे क्या हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाने में ईजी पड़ा था। हालांकि हम लेके तो 85% बाहर के देश से लेके आए हैं, फिर भी उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको रीड आउट करना, उनमें से कुछ चीज़ों को निकालना कि जो भारत की संस्कृति के ऊपर उनके खिलाफ जारी हो, उन्हें निकालना। अब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे धर्म है, तो उन सबको अब अपने अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करके उन्हें सेफली अच्छे से रखना, तो बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को अलग करके, उन सब चीज़ों को अच्छे से बना के हमने एक ड्राफ्ट कमेटी को बनाया। वही सेम चीज़ें आती है आपकी 107 नंबर में बताएगी। क्या बताएगी? कि अगर देश के अंदर किसी बिल को पास आउट करना है तो उसके पहले एक ड्राफ्ट कमेटी बनेगी। ड्राफ्ट कमेटी क्या करेगी? पहले उसका ओवरव्यू बनाएगी। ओवरव्यू उसमें जांच पड़ताल करेगी, उसमें डिस्कशन करेगी कि भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ चीज़ें किसी चीज़ को रिलेटेड कर रही हैं तो वो पहले ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी। ड्राफ्ट कमेटी ने अपना काम किया, अब वो भेजेगी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा भेज देगी। कहाँ भेजेगी? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो भेज देगी। क्लियर? उनके पास क्या है? वहाँ पे वो होगा प्रेजेंट। क्या होगा? सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा। किसके द्वारा? जो कोई भी ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड होगा वो यहाँ पे आके उसको प्रेजेंट करेगा। कहाँ पे? दोनों सदन में। याद रखना, दोनों सदन अलग अलग चलेंगे, ये यहाँ पे चलेगा, ये यहाँ पे चलेगा, मतलब दोनों अलग अलग डेस्क पे चलेंगे। क्लियर?
पहले आके लोकसभा में उसको डिस्कशन किया जाएगा, पहले प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वोट होगा, और उसके बाद उसको पास किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका लोकसभा का। वही सेम चीज़ राज्यसभा के अंदर, क्या सबसे पहले प्रेजेंट, फिर डिस्कशन, फिर वोट, फिर पास। अगर दोनों सदन से पास हो गया तो उससे जब यहाँ से रास्ते में जाएगा ना यहाँ तक, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बिल। ठीक है, और लास्ट में साइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट। कौन करेगा, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के तुरंत साइन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, या एक आर्टिकल बन जाएगा, या एक अमेंडमेंट बन जाएगा, जो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि इंडिया ये समझ लो कि वहाँ राष्ट्रपति के साइन करने के बाद वो चीज़ अमल में आ जाएगी। जो चीज़ इन लोगों ने ड्राफ्ट में यहाँ पे बनाई थी, जो चीज़ यहाँ शुरू की थी, वो एट लास्ट एंड कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। बट ये चीज़ें होगी इतनी। अब इसमें 2-3 चीज़ों का प्रावधान दिया हुआ है। क्या चीज़ों का प्रावधान दिया हुआ है कि कुछ चीज़ें स्टार्टिंग वहीं से होंगी जहाँ से होना चाहिए। मतलब अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर ड्राफ्ट में कोई भी कमेटी बैठी है, वो अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और वो जाके लोकसभा राज्यसभा के अंदर अपना पक्ष रख सकती है और फिर अपने अमेंडमेंट बिल को पास आउट कर सकती है। बट कुछ ऐसे बिल्स हैं कि जो कंपलसरी है कि वो लोकसभा से ही स्टार्ट होने चाहिए और फिनिश कहाँ पे होंगे, राज्यसभा के अंदर। और कुछ ऐसे बिल हैं कि जो शुरू होने चाहिए राज्यसभा से और ख़त्म कहाँ पे होंगे, लोकसभा के अंदर। तो ऐसे है ना 3-3 के बिल मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिए हैं। पहले हम देखते हैं राज्यसभा के। ठीक है, कौन से राज्यसभा शुरू करती है, पहला बजट का बिल है, बजट बिल है, कुछ भी है, वो सबसे पहले शुरू कहाँ होगा, आपका राज्यसभा के अंदर। तो पहला हुआ बजट। दूसरा कौन सा है, मनी बिल, कहाँ शुरू होगा, लोकसभा में। तीसरा कौन सा, आपका फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल का पार्ट 1, याद रखना, फाइनेंस बिल आपका पार्ट 2, 3, 4, 5 बहुत सारे पार्ट्स में आता है। उसमें पार्ट 1 जो मेन होगा वो डिस्कशन शुरू होगा, कहाँ से होगा, लोकसभा से शुरू होगा। कहाँ से, लोकसभा से। अब देखते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा के अंदर सबसे पहले दिया जाता है कि ऑल इंडिया सर्विस, तो आपको 312 आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा आयोग, जिसका नियम क्या है कि उसको अपॉइंट करेगा सेंट्रल लेवल का मिनिस्टर या सेंट्रल लेवल में बैठा इंसान। ठीक है, बट उसको सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। क्या देगी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मतलब इतना समझ लो कि उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे सैलरी कौन देगी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। क्लियर, उसे कहते हैं अखिल भारतीय सेवा आयोग। ओके, इसे कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस। इसके अंदर आपका IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर इसी के अंदर आते हैं, आर्टिकल नंबर 312। क्लियर, उसके बाद आपका आता है स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट यादी है, यहाँ पे राज्य यादी या राज्य सूची। ठीक है, तीनों वर्ड से वो बता दिए मैंने। ठीक है, उनको भी आप इन्हीं के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ से उनको अगर चेंजेस करना है तो वहीं से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको कोई चेंजेस करने हैं तो वो शुरू कहाँ से होगा, राज्यसभा से ही शुरू होगा। क्लियर, ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आपको लगता है कि IAS के साथ कोई भी एक पोजीशन को एक ऐड करना है, किसी चीज़ को इंक्लूड करना है या किसी चीज़ को निकालना है, तो आप वो वहीं से प्रावधान वहीं से शुरू होगा, वो बिल वहीं से शुरू किया जाएगा। क्लियर, तीसरी चीज़ क्या है, महाभियोग करवाना। देखो, महाभियोग करवाना एक वर्ड सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज़ होता है, बाकी किसी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में समझने के लिए, आप उसको समझने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एकमात्र ऐसा सदन जिसके प्रमुख के ऊपर उसी के खिलाफ उसी सदन के अंदर इम्पीचमेंट या महाभियोग किया जा सकता है, तो हाँ, कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट। हमने कल आपको मैंने बताया था, शांति से, प्यार से, एकदम दिल से बताया था, समझाया था कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो इनडायरेक्टली देश का वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। क्लियर, मैंने पहले कल भी डिटेल में बहुत चिल्ला कर समझाया था कि भाई राज्यसभा का चेयरमैन वही आपके देश का वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट को निकालने की बात शुरू होगी तो कहाँ से होगी, राज्यसभा से ही शुरू होगी। क्लियर, ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 107, जिसके अंदर आपको मैंने डिटेल में बिल को समझा दिया कि कितने प्रकार के बिल को कहाँ पर शुरू किया जा सकता है, किस तरीके से उनकी पूरी प्रोसीडिंग होती है, किस तरीके से वहाँ पर चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल चीज़। अब सपोज इट, जस्ट इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे कोई बिल पास हो गया और ये पास नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ बिल पास हो गया, ये पास नहीं कर रहा, या फिर
इन लोगों ने चलाया और इन लोगों ने पास नहीं किया, और दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया और दोनों के बीच में झगड़ा वगड़ा हो गया, दोनों मार काट पे आ गए, तो क्या होगा? अब जब दोनों मार काट पे आ गए ना, तो होता है क्या, अब देखो दो गांव जो लड़ते हैं तो उन बीच में ना एक इंसान होता है कि जिसकी बात पूरी दोनों गांव वाले सुनते हैं। वो कौन होता है? तो होता है प्रमुख, ठीक है, या उस पूरे इलाके का दबदबा हो सकता है वो इंसान का, ठीक है, उस इंसान की सब बात सुनते हैं। तो वही सेम होता है प्रेसिडेंट। कौन गया? ये इस बंदे की बात है ना सब सुनते हैं। तो प्रेसिडेंट मतलब क्या बोलेगा? वो बोलेगा ए चेयरमैन साहब इधर आओ, स्पीकर इधर आओ। किसको? उन दोनों को बुलाया। किसके? राज्यसभा के चेयरमैन को बुलाया, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को बुला लिया, लोकसभा के स्पीकर को बुला लिया, दोनों को बुलाया और बोला एक काम करो 108, मतलब 108, समझे आप लोग? नहीं समझे? 108 मतलब लोकसभा का सदस्य, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, या कह लो चेयरमैन। क्या हो गया? LPC 108 बुलाओ। क्या बोलो? तीनों को बुलाया और बोला एक काम कर भाई 108 को फ़ोन कर दो फटाफट। क्यों? अरे देख भाई दोनों लड़ रहे हैं, देख दोनों लड़ रहे हैं, और 108 को फ़ोन किया मतलब जॉइंट सेटिंग बोथ हाउसेज, ओके, दोनों की साथ में मीटिंग बुलाओ। समझ में आया? इसको ऐसे याद करो, मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी तरीके से कुछ भी हम कहते हैं ना कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग क्या करते हैं 108 को फ़ोन करते हैं। तो वही चीज़ याद रखो इसके अंदर भी। क्या याद रखनी है? कि अगर दोनों सदन मान नहीं रहे किसी चीज़ को लेके, अगर यहाँ बिल पास आउट हो चुका, ये लोग बिल कैंसिल कर रहे हैं या फिर ये बिल को 6 महीने से ज़्यादा रख रहे हैं, तो आपको जॉइंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी कंपलसरी। क्लियर? इनडायरेक्टली इतना याद रखो कि लोकसभा राज्यसभा जब लड़ने शुरू कर देना तो हमें 108 को फ़ोन करने का है। 108 कौन बुलाएगा? तो प्रेसिडेंट ही बुला सकता है, बट उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? लोकसभा का स्पीकर। कौन रहेगा? लोकसभा का स्पीकर, इसका हेड रहेगा हमेशा, याद रखना हमेशा से। बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। हेड कौन रहेगा? लोकसभा का स्पीकर। क्लियर? हम लोग कहाँ से लेके आए हैं इसको? ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं। अभी समझो, बुलाया जाता है ना तो पक्ष हमेशा हमेशा पलड़ा है ना वो लोकसभा का स्ट्रांग रहेगा। ये बात माइंड में डाल लो, हमेशा इस बात को माइंड में ना घुसेड़ लो किसी भी तरीके से कि लोकसभा हमेशा बहुमत में रहेगी किसी भी तरीके से। क्यों? बहुमत के रहने का कारण ये है कि लोकसभा के पास सीट है 545, ठीक है, 545। लोकसभा के पास सीट, राज्यसभा की सीट कितनी है? 245, ठीक है। लोकसभा के पास सीट है 545, राज्यसभा के पास सीट है 455, दोनों को प्लस करो होता है 790। कितना होता है? दोनों को प्लस करो 790 स्कोर हुआ। और एक चीज़, 790 का हाफ होता है 395। कितना होता है? 395। लोकसभा के पास सीट कितनी है ऑलरेडी? वो 545। कितनी? 545 उसके पास सीट है। आपको सीट कितनी चाहिए मेजोरिटी लाने के लिए? सपोज सीट आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये भूल जाओ। किसी चीज़ को अगर हम पास आउट करना है, ठीक है, XYZ नाम का कोई बिल है, ठीक है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ कि हमें हिंदू राष्ट्र लाना है, हिंदू नेशनल राष्ट्र, ओके, NH बिल। क्या है? NH बिल, हिंदू राष्ट्र का बिल लेके आना है। तो होगा ये कि अगर सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, जो बहुत बड़े विद्वान लोग हो गए वो लोग सब ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, वो लोग ड्राफ्ट बना के लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग लोकसभा में लेके जाएंगे, वहाँ से पास आउट हुआ, राज्यसभा में लेके गए, उन लोगों ने 6 महीने तक पास आउट नहीं किया, तो फिर प्रेसिडेंट जी को बीच में पढ़ना पड़ा, बीच में आए और उन्हें क्या कहा? 108 करो, जॉइंट सेशन बुलाओ। तो दोनों को जॉइंट सेशन में बुलाया गया, ठीक है, क्लियर। अब जॉइंट सेशन में बुला लिया और दोनों का बिल बोला गया कि भाई अब दोनों सदन मिलके एक वोटिंग करते हैं और वोटिंग में जो बहुमत पास कर लेगा वही बिल पास गिनाया जाएगा, ठीक है। अब दोनों जब मीटिंग करेंगे तो टोटल 790 सीट बनती है, उसका हाफ कितना होता है? 395। अब ऑलरेडी लोकसभा के पास ऑलरेडी 545 सीट ऑलरेडी हैं, तो बहुमत तो इनडायरेक्टली इसकी हो ही गई। क्लियर? ये कौन सा समझ में आया? एक ये रास्ता होता है। दूसरा रास्ता क्या होता है कि सपोज इट कुछ भी करके राज्यसभा ने ये कर दिया कि वह दोनों को इक्वल सीट दे दी, मतलब कि यहाँ पे भी लोकसभा में 395
और राज्यसभा में भी 395। क्या बोला? राज्यसभा में भी 395 और लोकसभा में भी 395। ये चीज़ इन लोगों ने किसी भी तरीके से कर दी। करप्शन किया, मर्डर केस किया, किडनैपिंग किया, कुछ भी किया, XYZ कुछ भी किया, पर दोनों सीटों को इक्वल कर दिया। किसके लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए। अब होगा क्या बताएं? फिर भी जीतेगा तो लोकसभा ही। क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि लोकसभा का स्पीकर ही इस पूरे ज्वाइंट मीटिंग का या फिर ज्वाइंट सेशन का हेड होगा। कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर। अब सिंपल सी बात है कि राजा आपका है तो प्रजा भी आप ही की हुई ना। सिंपल सी बात है। लोकसभा की भाई, लोकसभा का टोटल 545 सीट्स है, उनका एकमात्र स्पीकर होता है, ठीक है, जिसने इन लोगों का विश्वास इस जगह पे होता है। मतलब वही सिंपल सी बात है, ये अपना वोट किसको देगा? ये अपना वोट लोकसभा में देगा। मतलब ये ऑटोमेटिक 396 हो जाएगा, ये लोग फिर से हार जाएंगे। क्लियर? एक ये चीज़ होती है। अब 2-3 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि पहले किस किस रीज़न से, सिर्फ और सिर्फ 3 रीज़न है। कितने? सिर्फ 3 रीज़न से जॉइंट मीटिंग को बुलाया जाता है, जो मैंने कहीं ना कहीं बता दी है, पर फिर से बता रहा हूँ कि पास फ्रॉम वन हाउस, अगर एक हाउस से पास हो जाता है और दूसरा सदन उसे पास आउट नहीं करता तो होती है जॉइंट मीटिंग, ठीक है। नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द अदर, मतलब सपोज इट कि अगर मैंने लोकसभा के अंदर से कोई सजेशन मिलता है और राज्यसभा उसमें चेंजेस नहीं करती है, ठीक है, मैंने ये कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंजेस ऐसे करते रहो जिससे कि अच्छा होगा, और वो चेंजेस लोकसभा के अंदर हो जाते हैं, राज्यसभा वो चेंजेस नहीं करती हैं, तो क्या होगा? फिर से जॉइंट मीटिंग होगी, ठीक है। या फिर किसी भी एक सदन से पास होने के बाद अगर वो 6 महीने से ज़्यादा अपने पास बिल रखे तो होगा क्या? जॉइंट मीटिंग। समझे? अगर लोकसभा के अंदर पास हो चुका है और राज्यसभा उस चीज़ को 6 महीने से ज़्यादा रखती है, या 6 महीने के बाद अगर एक दिन भी ऊपर गया ना, तो तुरंत बोल देंगे भाई क्या? जॉइंट मीटिंग 108 बुलाओ, चलो फटाफट। क्लियर? तो होता है, देखा है हमने, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले कि अगर ऐसा होगा, अब यहाँ पे देखो जो लॉ बनाने वाले थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया ना, वो लोग पागल नहीं थे, उन्हें पता था कि लोकसभा के अंदर ऑलरेडी मेजोरिटी है, चाहे कोई भी बिल होगा तो वो लोग पास आउट कर लेंगे, और वो लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो चाहे तो देश को बेच देंगे। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया, उन लोगों ने बोला कि कुछ चीज़ों के अंदर आप जॉइंट मीटिंग नहीं बुला सकते। क्या बोला? आप कुछ चीज़ों के अंदर जॉइंट मीटिंग नहीं बुलाओगे। किन चीज़ों को नहीं बुलाओगे? मनी बिल से इंक्लूडिंग आप नहीं बुलाओगे, अमेंडमेंट से इंक्लूडिंग आप नहीं बुलाओगे, इम्पीचमेंट से इंक्लूडिंग आप नहीं बुलाओगे। इन 3 चीज़ों को छोड़ के आप किसी भी मुद्दे के ऊपर कुछ भी कर सकते हो। मनी बिल मतलब जिससे पूरा देश चलता है, आप उसको लेके जॉइंट मीटिंग में नहीं जा सकते हो। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर वहाँ जाके लेके आओगे तो कुछ ना कुछ डिसीजन गलत आएंगे। दूसरा, अमेंडमेंट, किसी चीज़ को सुधारा करना है तो सुधारा ऐसे ही किया जा सकता है कि लोकसभा से पास करके राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा डिस्कशन होकर उसको प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। ये इजी मेथड है, ठीक है। दूसरी आती है इम्पीचमेंट, मतलब कि महाभियोग, लोगों को निकालने की, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा 101 से लेके 108 तक सारे आर्टिकल्स, ठीक है। मैंने पहले बताया था डिस्क्वालिफिकेशन वाला और ये प्रिविलेज वाला, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने जब ये चेयरमैन वगैरह स्पीकर वगैरह किए ना, तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। फिर मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूँ कि क्या क्या प्रावधान है। एक आपको ये याद रखना है कि 500 रुपये भरने पड़ते हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अगर मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उन्हें उस डिस्क्वालीफिकेशन के कारण कितनी पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो उसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए थे, 5 लाख कुछ दिया हुआ था, और फिर 50,000 दिया हुआ था, और कुछ में 5 रुपये दिए थे, और किसी में 500 रुपये दिए थे। तो लोगों को है ना उस टाइम पे कुछ ये याद था कि किसी जज ने सिर्फ 2 रुपये या फिर 1 रुपये में अपना केस कुछ केस को सॉर्ट आउट किया था, ठीक है। तो बच्चों को ये भी लगा था कि उस टाइम पे कि हो सकता है कि 5 रुपये देना पेनल्टी हो, बट नहीं, पेनल्टी कितने रुपए की है? 500 रुपये की है। क्लियर? दूसरी, उनके प्रिविलेज क्या है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा जब तक वो पार्लियामेंट हाउस के मेंबर हैं, या मेंबर मीन्स जब तक वो पार्लियामेंट में बैठे और कोई ऐसे केस के खिलाफ या फिर किसी भी चीज़ में ऐसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ ऐसा वर्ड्स का यूज़ हो जाता है किसी के कारण सर, तो उनके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होगा। फिर 106 में क्या दिया हुआ? उनकी सैलरी और उनका अलाउंस की बात की गई है। 107 में क्या दिया हुआ है? पहले आपको ड्राफ्ट बनाना है, फिर आपको लोकसभा में पसार करना है, फिर आपको राज्यसभा में पसार करना है, उसका नाम हम देंगे बिल या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट में साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। उसके बाद हो जाएगा एक्ट। क्लियर? उसके बाद अगर 108 दोनों सेशन को साथ में बुलाओ, मुद्दा इतना रहना कि दोनों सेशन को साथ में बुला सकता कौन है? तो प्रेसिडेंट।
बट उन दोनों ज्वाइंट सेशन का हेड कौन रहेगा, तो लोकसभा का स्पीकर। ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। दोनों का स्पीकर कौन रहेगा, लोकसभा का स्पीकर हमेशा उनका हेड रहेगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।